शादी के बाद अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। वो रात होते ही वॉशरूम में चला जाता और 2-3 घंटे बाद वापस आता। बाहर आते ही वह कहता, मज़ा आ गया, सारी कसर पूरी हो गई। वह हर रात इसी तरह वॉशरूम में चला जाता और मैं बाहर उसका इंतज़ार करते करते सो जाती। एक दिन यह रात जानने के लिए मैंने वॉशरूम के रोशनदान से झाँक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम रूपाली है। मेरी चाची ने मुझे बताया था कि मेरे माँ पापा ने मेरा नाम रूपाली क्यों रखा था। मेरे माँ पापा की शादी के बाद कई सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे माँ पापा ने मुझे पाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं की थी। उन्होंने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ वह मेरे लिए प्रार्थनाएं करने ना गए हो। वह मानते थे कि मैं उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप ही मिली थी, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से मेरा नाम रूपाली रखा था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिसे मांगते रहे इस दुनिया में औलाद को पाने के लिए, वह इतनी मिन्नतें के बाद उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। अगर उनको यह पता होता तो वह कभी भी मुझे पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। मुझे पाने के लिए उन्होंने जो भी मन्नतें मांगी थी वह सभी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ एक रह गई थी। वो मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मैं बहुत छोटी थी। लेकिन बचपन में जब मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी माँ के दिल में एक डर पैदा हो जाता कि अभी भी एक मन्नत अधूरी है, इसलिए शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब मैं 7 साल की हुई तब मेरे माँ पापा वो मन्नत पूरी करने मुझे तिरुपति बालाजी मंदिर लेकर जा रहे थे। इससे पहले कि हम मंदिर पहुँचते, बीच में ही हमारी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे माँ पापा की मौके पे ही मौत हो गई। लेकिन मुझे सिर्फ बाहरी चोट लगने की वजह से मेरी जान बच गई थी। लोग यह देखकर हैरान रह गए थे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया फिर भी मैं कैसे बच गई। डॉक्टर और वहाँ मौजूद लोग कहने लगे, यह तो चमत्कार ही हो गया। तो कोई कहता, जाको राखे साहिया तो मार सके ना कोई। और कुछ लोग तो मुझे देखकर अफसोस भी कर रहे थे कि अब इस बगैर माँ बाप की बच्ची का क्या होगा और कौन इसकी परवरिश करेगा। मेरे पापा के रिश्तेदारों में भी कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वह लोग तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए कि कहीं यह बच्ची हमें पालना ना पड़ जाए। फिर मेरे पापा के दोस्त, जिन्हें मैं चाचा बुलाती थी, वो मुझे साथ ले गए और मैं उनके साथ ही रहने लगी। चाचा चाची मुझे बहुत प्यार करते थे। उनको एक बेटी की चाह थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने आशीर्वाद के रूप में एक बेटा दिया था। मेरे जाने से चाचा चाची बहुत खुश रहा करते थे। चाची तो मुझे कहती थी कि शायद भगवान ने हमें बेटी इसलिए नहीं दी होगी ताकि हम तुमसे ढेर सारा प्यार कर सके। चाचा चाची मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब कभी मेरी और नील की लड़ाई हो जाती तो चाची अक्सर मेरी साइड लेती और अपने बेटे को ही डांट लगाती। बचपन कब बीत गया और मैं कब बड़ी हो गई यह तो पता ही नहीं चला। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरे लिए रिश्ते आते देख चाची परेशान हो जाती थी। वो मुझे कहती थी कि तेरे साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बेटा, तेरे जाने से घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। चाची की ऐसी बातें सुनकर मेरा भी दिल भर जाता और मैं भी उनसे कहती, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। तब मेरे चाचा मुझे समझाते थे कि यह तो सदियों से चली आ रही परंपरा है कि बेटी को विदा होकर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, चाहे फिर वह एक राजा की बेटी क्यों ना हो। चाचा के समझाने पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मेरा रिश्ता मेरी चाची के मायके वालों का बताया हुआ था, इसलिए चाची को थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी हो। लड़के का खुद का बिजनेस था और गाड़ी, सब कुछ था, इसलिए मेरे चाचा चाची को यह रिश्ता पसंद आ गया। जब मैंने लड़के को देखा तो वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था, इसलिए मैं भी खुश हो गई और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरे चाचा चाची तो बहुत धूमधाम से मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के वालों को जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी जल्दी ही कर दी गई। वक्त की कमी होते हुए भी मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। शादी करके जब मैं अपने ससुराल पर पहुंची तो मेरी शादी की पहली रात बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी सारी दुल्हनों की होती है। हर लड़की की तरह मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन वह सारे सपने मुझे पहली ही रात में चकनाचूर होते नजर आ गए थे। मुझे तो पहली रात में ही कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ बिताने के बजाय वॉशरूम में गुजारी हो, तो भला उस लड़की की दिमागी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे मैं तो अपने पति से सवाल भी नहीं कर सकती थी।
मैं नई नवेली दुल्हन थी, भला कैसे उनसे ये बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने सोचा कि मैं तो शादी की थकान की वजह से सो गई थी, लेकिन हो सकता है कि वह भी आकर सो गए हो और सुबह दोबारा से वॉशरूम गए हो। यही सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन मेरी यह तसल्ली किसी काम ना आई। अब तो मेरा पति हर रोज इस तरह ही अजीबोगरीब काम करने लगा। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट लगाना शुरू कर दी थी। मेरी सास को तो पता भी नहीं था कि इस 1 महीने में उनके बेटे ने मुझसे किसी तरह का कोई संबंध बनाया ही नहीं था। उनका बेटा तो ना जाने किन कामों में बिजी रहता था और शर्म के मारे मैं किसी से यह बात कर भी नहीं सकती थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तब मुझे मेरी चाची की कही बात याद आ गई। मेरी चाची ने मुझे विदा करते वक्त कहा था कि देख बेटा, रिश्ता भले ही मेरे मायके वालों का बताया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बेझिझक कह देना। जब तक तेरे चाचा चाची जिंदा है तुम्हें कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे। अगले ही दिन मैंने अपने चाचा चाची से मिलने चली गई। वहां पहुंची तो देखा कि चाची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ पापा के जाने के बाद मेरे चाचा और चाची ने न सिर्फ जगह दी थी, बल्कि माँ बाप से बढ़कर प्यार भी दिया था। मैं अपना दुख बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने दुख को अपने दिल में दबाकर वापस अपने ससुराल चली गई। वहां पहुंचकर जब मैं अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी कि तभी एकदम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। तो मैं तो आने वाले इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि कौन आया होगा। इसलिए खामोशी से अपने काम में बिजी रही और सोचने लगी कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक छोटी सी फिटकरी मेरे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएंगी। मेरा पति हर रोज एक नई फिटकरी लेकर आता और उसे इस तरह से संभाल कर रखता जैसे कि वह कोई खजाना हो। हर 10 मिनट बाद वह फिटकरी को आकर देखता कि कहीं वह खराब तो नहीं हो गई, या कोई फिटकरी को चोरी करके तो नहीं ले गया, या कोई चीज़ फिटकरी के ऊपर गिर तो नहीं गई। वो बार बार फिटकरी की जगह बदलता था। कभी उसे अलमारी में रखता तो कभी संभाल कर ड्रायर के अंदर रखता था, कभी उसे बेड के नीचे संभाल कर रखता तो कभी किचन के कैबिनेट में छुपा कर रखता। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इस एक फिटकरी में ऐसा क्या था जिसकी मेरे पति को इतनी परवाह थी। शादी की एक पहली रात जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में वही फिटकरी थी। मुझसे थोड़ी बातें करने के बाद वो फिटकरी को लेकर वॉशरूम में चला गया और ऐसा लगा कि मानो पूरी रात उसने वॉशरूम में ही गुजारी हो और मैं उसका इंतजार करते हुए सो गई। सुबह मेरी आँख खुली भी वह मुझे बिस्तर पर नजर नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या वह सारी रात वॉशरूम में ही था, और मैं परेशान होकर बैठ गई। मैंने देखा कि जब वो वॉशरूम से निकला तब भी उसके हाथ में वही था जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरा पति हर रात बहुत देर तक फिटकरी के साथ वॉशरूम में बंद रहता और बाहर आकर बोलता सारी कसर पूरी हो गई, और मैं शर्मिंदा हो जाती कि कैसी कसर पूरी हो गई है। मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया था और यह फिटकरी थी जिसका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी वह वॉशरूम जाता तब भी फिटकरी उसके हाथ में ही होती थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती रहती और वह जितना ज़्यादा वक्त वॉशरूम में लगाता उतना ही ज़्यादा खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो ऐसी अजीब सी उलझन में फंस गई थी कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। ये राज जानने के लिए आज मैंने वॉशरूम की रोशनदान से देखा तो मुझे चक्कर आ गए थे, क्योंकि मेरा पति उस फिटकरी से काम ही ऐसा कर रहा था। हमेशा की तरह भी मेरा पति कमरे में आते ही फिटकरी उठाकर वॉशरूम में चला गया। मुझे ऐसा लगता कि मेरा पति कमरे में आता ही इसलिए था कि फिटकरी के साथ वॉशरूम में बंद हो जाए। मेरा अस्तित्व तो उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता था। मैं तो उसे नज़र ही नहीं आती थी और उसे अपनी दुल्हन से ज़्यादा फिटकरी से मोहब्बत थी। कभी तो सोचती कि चुप रहूं और इसी को अपनी किस्मत समझकर अपने नसीब के साथ समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल ख्याल आता कि मैं क्यों चुप रहूं, चीख चीख कर अपने पति का सच दुनिया को क्यों ना बताऊं। अगर ऐसा मैं सिर्फ ख्यालों में ही कर सकती थी, हकीकत में तो मुझे परेशान होने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। अब मैंने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर दिया था। अब मेरा काम सारा दिन किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना और घर की सफाई करना ही रह गया था। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से तो जिंदगी नहीं कटेंगी, मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने दबे दबे शब्दों में उनको बता दिया कि उनकी माँ को एक पोते की ख्वाहिश है। मेरी बात सुनकर तो जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने जल्दी से कहा कि अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे पहले तो यकीन होने लगा था कि मेरा पति नामर्द है, इसलिए वो फिटकरी का बहाना बनाकर हर रात वॉशरूम में चला जाता है। फिर
मेरे सोने का इंतजार करता है और जब मैं सो जाती हूँ तब वो बाहर निकल आता है। वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी रात खुद को वाशरूम में बंद रखेगा। मैंने सोचा अब तो मैं अपने पति के राज से पर्दा हटा कर रहूंगी और सच जानकर ही दम लूंगी। फिर एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने का नाटक करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में करता क्या है। आज रात मैंने अपने पति से कहा कि मुझे नींद आ रही है और मेरे सर में दर्द भी है तो मुझे जगाने की कोशिश ना करे। मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर ऐसी चमक आ गई थी जैसे वह इसी इंतजार में हो कि कब मैं सो जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उन्होंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। ये सच था कि मुझे नींद बहुत ही जल्दी आ जाती थी क्योंकि मैं सारा दिन काम करती रहती थी और थकान के मारे जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटती तो लेटते ही मुझे तुरंत ही नींद आ जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं जागती रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था और मैं सो जाती थी। इसलिए आज मैंने अपनी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी। हुआ यूँ था कि आज दिन में जब मेरा पति घर पर नहीं था तो मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे सर में दर्द है और मैं सोना चाहती हूँ। तो मेरी सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम सो जाओ। और मैं जी भर सोई थी ताकि मैं रात को जाग सकूं। तकरीबन 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मैं सोने का नाटक करने लगी। मैंने देखा कि वह फिटकरी लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था और जब उसने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मुझे ये डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि वह बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि अब वह काफ़ी देर तक बाहर आने वाला ही नहीं था। मैं चोरों की तरह घर के पीछे हिस्से की तरफ चली गई जहाँ पर वॉशरूम की रोशनदान थी, लेकिन वह थोड़ी ऊंचाई पर थी और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर मैंने अपने कमरे में गई और वहाँ से एक छोटा सा टेबल उठाकर बाहर आ गई। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और घर वाले सो चुके थे, इसलिए किसी की भी नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था और डर के मारे मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं वह टेबल उठाकर रोशनदान के करीब आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक वॉशरूम में क्या करता है। अपने पैरों की कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी और गिर जाऊंगी, लेकिन फिर मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा की और टेबल के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने रोशनदान से अंदर झाँक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं टेबल से गिरते गिरते बची। हे भगवान, ये मेरा पति कैसा काम कर रहा था फिटकरी के साथ? इसका दिमाग तो ठीक है ना? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छुपकर रोने लगी। आज मेरे पति की असलियत मेरे सामने आ गई थी कि क्यों आज तक मेरा पति मेरे करीब नहीं आता था। मैं समझ गई थी कि यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा पति अब तक मुझसे दूर रहता था, और मैं यह भी जान गई थी कि मेरी सास और बाकी घर वाले भी मेरे पति की असलियत से अनजान थे। असल में सभी घर वाले अपने ही मसलों में उलझे हुए थे और किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह किसी की जिंदगी में झांक कर देखे कि वह क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे पति पर किसी ने नज़र नहीं रखी, पर शादी करना अपना फर्ज समझा और शादी कर कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप को ऐसा लगता है कि बस औलाद की शादी करना ही हमारा फर्ज है और वह उसकी शादी कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उनका बेटा शादी के लायक है या नहीं। बस किसी के भी पल्ले बांधकर उसकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं और लड़का भी बदनामी के डर से किसी के सामने बोल तक नहीं पाता कि मैं नामर्द हूँ और शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लड़कियाँ ऐसे आदमियों का नसीब बन जाती है और उम्र भर अपने ओट छिलकर बैठ जाती है। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर मुझे कौन सा इनाम मिलने वाला था? उल्टा सारी उम्र में मुझे औलाद ना होने के ताने दिए जाते और मुझे बांझ कहा जाता। मैंने फैसला कर लिया था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज तो मैं इस इंतजार में थी कि कब मेरा पति निकले और मैं कब उसे दबोच लूं। काफ़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि आखिर उसने अपनी हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। मेरा पति अनजान बनकर ऐसे देख रहा था जैसे मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा था। वह इतनी मासूमियत भरी नज़रों से देख रहा था कि दिल तो कर रहा था कि उसे मार डालूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सच में इतना मासूम था या मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से अब तक वह मेरे करीब नहीं आया था और सच बताने से डरता था, क्योंकि सच सामने आ जाता तो उसकी बेइज्जती हो जाती और लोग उसका मजाक उड़ाते। उसकी वजह से पिछले 1 महीने से मैं डिप्रेशन का शिकार थी और आज मैं अपने पति का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसका झूठ पकड़ लिया है
वह हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति से मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने अपना सामान बांधा और वहां से जाने लगी। मैंने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा कि वह इस तरह का घटिया काम करता है और इसी वजह से वह फिटकरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है। इतना कहकर मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गई और अभी तक मैं गेट तक भी नहीं पहुंची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे से ले गया। जब मैं चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे खामोश रहने को बोलता रहा। उसने मुझे कमरे में बेड पर बैठाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे कमरे में बेड पर बैठाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसने फिर से मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है, एक बार शांति से बैठकर मेरी बात तो सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाऊंगी। उसकी बात पर मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हुई और कहने लगी कि आपको क्या लगता है आप सच को छुपा कर रखोगे और मैं चुप बैठकर अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनते देखते रहूंगी। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं थे और नामर्द है। मैं यह खुद सच्चाई सारी दुनिया को बताऊंगी क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं अपने आपे से बाहर हो गई थी। मेरा इतना कहते ही मेरे पति ने जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मैं लड़खड़ाते जाकर गिरी और टेबल का कोना लगने से मैं बुरी तरह से जख्मी हो गई। दर्द से मेरी आंखें भर आई, लेकिन यह जख्म तो उन जख्मों के मुकाबले बहुत मामूली सा था जो मेरी आत्मा पर लगा था। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैंने फिर से ऊंची आवाज में कहा कि मुझे थप्पड़ मारने से आपका सच छुप नहीं सकता। तब वो कहने लगा, आहिस्ता बोलो, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, घर वाले जाग जाएंगे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कुछ भी सोचना बंद करो। मैं नामर्द नहीं हूँ बल्कि एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे इलाज बताया है कि फिटकरी इस्तेमाल करने से मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ही ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझ में बहुत बुरी बदबू आने लगी थी जिसकी वजह से कोई मेरी करीब नहीं आता था। मैंने इस बीमारी के लिए हर तरह का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल किया, इंटरनेट से देखकर हर टोटका यूज़ किया, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही फायदा होता था। मेरे सारे जख्म में खुजली भी होने लगी थी जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में ही एलर्जी है। जब मैं एक बार बीमार हुआ था और मुझे खून की कमी हो गई थी तब डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तब से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना था कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हो गया हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ। फिटकर इस्तेमाल करने से मेरी बदबू तो कुछ घंटे के लिए दूर हो जाती है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ बदबू ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यह खुजली भी है। जब तक यह सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे एक वैद्य से मिलाया जिसने मेरा चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इधर मेरा इलाज शुरू हुआ और उधर मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी तय कर दी। मैंने लाख मना किया कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और हमारी शादी हो गई। जब मैंने वैद्य जी को बताया कि घर वालों ने मेरी शादी कर दी है तब उन्होंने कहा कि अभी 1-2 महीने तक तो शादी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शादी हो गई है तो तुमको इतना करना होगा कि जब तक इलाज पूरा ना हो जाए तुम्हें अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर आराम से पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। वैद्य जी के इलाज से मुझे काफ़ी फर्क पड़ा है और मैं खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शादी के दिन ही तुम्हें सारी हकीकत बता दूँ, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। शायद यह मेरी ही गलती थी, इस वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई हो। वैद्य जी ने मुझसे कहा कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए मैं दिन रात फिटकर ही लाता हूँ। अगर एक एक दिन का ही गैप रह जाता तो मुझे फिर से शुरुआत से इलाज शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी को अच्छे से रखता हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूँ। मेरी तकलीफ भले ही किसी को नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खुद को भी इस तकलीफ से घुटन हो रही है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा पति बहुत ही शर्मिंदा लग रहा था और मुझे उसकी बातों पर यकीन आ गया
क्योंकि उसकी आंखें और चेहरे पर सच्चाई साफ साफ झलक रही थी। मैंने अपने पति से कहा, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इस परेशानी में ना होती। और आपकी कुछ हरकतें भी ऐसी ही थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हो और कुछ गलत कर रहे हो। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा होकर अपने पति से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। यह तो भगवान की कृपा है जो मेरा पति बिल्कुल ठीक हो गया और आज हम एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।